चलो रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आज डेयर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर भरत भूषण, दिल्ली से हैं और बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट आज पिक करा हमने। सॉरी, आज जनरेशन जो हमारी है, जो यंग जनरेशन है खास करके, बहुत ज्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, ड्रग्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अपना जो फ्यूचर है वो अंधेरे में लेके आ रहे हैं, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वहां से सेफली वो बाहर निकल आए। और हमारा कंट्रीब्यूशन सब डॉक्टर्स का रहता है कि हमारे बच्चे सेफ रहे, ताकि हमारा इंडिया का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर रहते हैं। तो आज हमने इसी सब्जेक्ट को लेके एक इम्पॉर्टेंट, एक हॉट बर्निंग ये टॉपिक है इंडिया का, कि जितने भी ड्रग्स हैं उनका तोड़ निकाला जाए। जब बच्चे छोड़ते हैं उनको तकलीफ भी होती है, जो लोग लेते हैं ड्रग्स को, या जिन्होंने थोड़ा बहुत लेना शुरू कर दिया उनको होता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मुझे कोई इशू ना आ जाए। तो इस चीज के लिए ही आज हमने स्पेशली डॉक्टर भरत भूषण को बुलाया है, दिल्ली से है और उनकी वर्किंग प्लेस द्वारका में है। क्वार्टर्स दे रहे हैं आप और उनसे मिल भी सकते हैं कभी भी वहां जाके, या उनका नंबर हम फ्लैश करेंगे लास्ट में। और सर की प्रोफाइल बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी भी है। इतने फाउंडेशंस के साथ उन्होंने काम करा जो मेरे लिए, मतलब उसको एक्सप्रेस करना और बोल पाना भी डिफिकल्ट हो रहा है। वेलकम सर। वेलकम भट्ट सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, सर थैंक यू। वेलकम जी। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है और हमारी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस आपसे बहुत कुछ आज लेकर जाएगी। फेसबुक की ऑडियंस जो हमारी डॉक्टर्स भी हैं और वहां पे हमारे साथ पब्लिक भी जुड़ी हुई है। ठीक है, कोई भी सवाल अगर फेसबुक पे जी आपको पूछना है तो आप लिखकर पूछ सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ जूम पर है तो वो राइटिंग में पूछ सकता है या सामने आ जाएगा तो पॉपअप हो जाएगा वीडियो। तो शुरू करते हैं, हम समय नहीं खराब करेंगे। वेलकम जी अगेन सर। और डॉक्टर संजय इसको ऑपरेट कर रहे हैं। हेलो। और Zoom पर मैं जी सबको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ऑडियोज और वीडियोस बंद कर ले। सभी ऑडियोज और वीडियोस बंद कर लें प्लीज। तुम्हारा चालू करो माइक, प्रमिला, माइक चालू करो। हेलो और भरत सर। भरत सर कहाँ गए? डॉक्टर भरत, आप अपना माइक ऑन कीजिए। म्यूट हो गए हैं भरत सर आप। हाँ जी, थैंक यू। तो प्लीज पहले उनकी बात सारी सुनिए, सारा सेशन खत्म हो जाए तो प्लीज उसके बाद ही आप सवाल करें तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आज हमारे लिए अच्छा दिन भी है, बहुत कुछ सीखेंगे भी आपसे। संजय स्टार्ट कीजिए। हाँ स्टार्ट है। इनकी फर्स्ट स्लाइड ले आए। डायरेक्ट स्लाइड चालू करें क्या कुछ बोलना है पहले? भरत सर आप शुरू करेंगे। हाँ जी, आपने बोल दिया, बस हम शुरू करते हैं। क्या टाइम टाइम को चलिए ठीक है ठीक है इस्तेमाल ठीक है करते सर। रहते हैं। श्योर 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 सर जी। इनकी प्रोफाइल की ले आएंगे पहले, अ, फर्स्ट स्लाइड। हाँ जी, ये इनका प्रोफाइल है सारा। इतना कुछ याद रखना मेरे लिए भी डिफिकल्ट था और पढ़ना भी मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, रियली वेरी बिग थिंग कि सर आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं और हमें समय दिया, हमारी ऑडियंस को टाइम दिया आज इन्होंने। सर स्टार्ट कीजिए, संजय स्टार्ट कीजिए प्लीज। हाँ जी सर, आपकी तरफ। थैंक यू डॉक्टर प्रोमिला जी, डॉक्टर संजय जी। थैंक यू। मैं चालू डेयर करिए ग्रुप सर। का डेयर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। बिल्कुल। हाँ।
डियर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, और मैं एक खास विषय पे बात करूंगा जो आज हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बहुत चैलेंज वाला विषय है। और ये कई देशों के लिए, कई कंट्रीज के लिए इट्स ए नेशनल प्रॉब्लम। ये हेल्थ हेल्थ इशू तो है ही है, साथ में इट्स ए नेशनल प्रॉब्लम फॉर मैनी कंट्रीज। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर प्रोमिला ने बताया कि आज की जो यंग जनरेशन है, जिनको हम चिल्ड्रन के उसमें गिनते हैं, एडोलसेंट में काउंट करते हैं या फिर यूथ काउंट करते हैं, उसमें ज्यादातर लोग ये इस बीमारी से पीड़ित हैं। और इस कनेक्शन के लिए मैं तीन डॉक्टर हैं जो हमारा सेशन भी अटेंड कर रहे हैं। डॉक्टर सोनी है, डॉक्टर समीक्षा है और डॉक्टर चानिया है। डॉक्टर एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे इस नशा मुक्ति कैंप सेंटर में कैंप लगाया और आप लोगों से कनेक्ट करवाया। तो आज का खास जो मौका है वो इन डॉक्टरों की वजह से है। ये विषय है बेसिक्स ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। नशा क्या है और उसका क्या होम्योपैथी में एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, क्योंकि हम बाकी सब बीमारियों में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हर तरीके से हम किसी भी शारीरिक बीमारी के लिए, किसी भी मानसिक बीमारी के लिए हम अपनी क्लिनिक में, अपने क्या कहते हैं, अपने नर्सिंग होम में, अपने हॉस्पिटल में, अपनी एसोसिएशन में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की बीमारी को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका होम्योपैथिक से निदान किया जाए, होम्योपैथिक से इलाज किया जाए। तो ऐसे ही एक बीमारी है जिसका नाम है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इस बारे में नेक्स्ट स्लाइड। पहले पहले मेरी प्रोफाइल दिखा लो, कुछ लोग शायद देख पाएंगे। एक डॉक्टर प्रोमिला ने कहा छोटी सी बड़ी प्रोफाइल है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम बात करते हैं, ज्यादातर हम लोग उन लोगों को जानते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाओं के हम मेंबर हैं। और ये मुस्कान फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसको हमने 21 साल पहले बनाया था। और होम्योपैथ डॉक्टर होने के नाते मैंने इस संस्था के साथ काम किया है, इसको बनाया है, इसको सरकार के साथ एफिलिएट करवाया है, सरकार से अनुदान लिया है और इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक पहुंचाने की कोशिश करी है। लेकिन इससे पहले मेरा कुछ और भी एक्सपीरियंस रहा है जिसमें मैंने इस होम्योपैथी के साथ इस फील्ड में काम किया। जैसे मैडम किरण बेदी की संस्था है नवज्योति, उसमें मैंने करीब 15-16 साल एक्सक्लूसिवली नशे के लिए काम किया है। फिर सेंट्रल जेल तिहाड़ में काम किया है। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से कुछ सर्टिफिकेट मैंने लिए हैं। फिर उनकी कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड करी है, जिसकी वजह से ये सारी मेरी प्रोफाइल बनी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। जैसे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें एजुकेशन जो है इस बीमारी के लिए बहुत इफेक्टिव टूल है, बहुत इफेक्टिव वीपन है। द मोस्ट इफेक्टिव वीपन इन द बार ऑन ड्रग एजुकेशन इज एजुकेशन। और ये बहुत सारे कंट्रीज में जो वार अगेंस्ट ड्रग अब्यूज है, वो कंट्रीज फेल हो गए हैं उसको कंट्रोल करने में, उसको संभालने में। लेकिन हिंदुस्तान में ये कोशिश जारी है और उम्मीद है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो ये एक दिस इज इट क्रॉनिक रिलैप्सिंग बिहेवियरल प्रोग्रेसिव एंड फैटल डिसऑर्डर characterized by compulsion to take drug and loss of self control in limiting drug intake।
जो हम नशा कर रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, उसमें जो हमारी सेल्फ कंट्रोल पावर है वो हमारी या तो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। और बार बार एक करेक्टर है जिसमें कंपल्शन होता है कि वो रिपीट किया जाए, वो ड्रग्स रिपीट की जाए। दूसरा डेफिनेशन कहती है इट्स ए बायोसाइको सोशल फैमिली एंड स्पिरिचुअल डिसऑर्डर। एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जो हमारे एस्पेक्ट हैं वो सारे इफेक्ट होते हैं। इट्स ए डिजीज विच इफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे ऊपर वाली लाइन है वैसे ये इसका मतलब जो भी हमारी ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट हैं, चाहे वो हमारी बॉडी है, चाहे हमारी मानसिकता है, चाहे हमारा समाज है, चाहे परिवार है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, चाहे लीगल एस्पेक्ट है, वो सारे के सारे प्रभावित होते हैं। इट्स ए डिजीज। एक और परिभाषा कुछ लोगों ने दी है जो नशा करते हैं, उन्होंने कहा है इट्स ए कनिंग, क्लेवर एंड बैफलिंग। चतुर, चालाक एंड मायावी है। मायावी का मतलब हम इसको होम्योपैथी में हम मायावी का शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डायनामिक कहते हैं। और कोरोना वायरस को भी हम डायनामिक कहते थे क्योंकि वो बहुत जबरदस्त लोगों को उसने नुकसान किया, बहुत फैटल वायरस थी। तो ये नशा भी एक तरीके का एक फैटल डिसऑर्डर है। इट्स मोर सीरियस देन कैंसर। कैंसर से भी ज्यादा ये मुश्किल वाली बीमारी है। अगर जो लोग पीड़ित हैं उनके परिवार से पूछा जाए, उनके आसपास के लोगों से पूछा जाए, तब जाके पता चलता है कि वाकई ये कैंसर से परेशान ज्यादा वो है, सीरियस है, या कैंसर से हल्की है। पर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि इट्स मोर सीरियस देन कैंसर कई सारे मामलों में। जैसे कैंसर का मरीज कुछ सोशल इश्यूज पे कम उसकी इफेक्ट है, लेकिन इस बीमारी का सोशल इशू में क्राइम को लेके, फैमिली को लेके बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज, अगली स्लाइड। हाँ, एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है जो पूरी दुनिया में इसका वो है क्या कहते हैं, इसको फॉलो किया जाता है। तो इस ये एसोसिएशन एक किताब बनाती है जिसका नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। आज की डेट में वो 5 चल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली इस बीमारी की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये कुछ करैक्टर हैं। इनमें से कुछ करैक्टर होना डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे टॉलरेंस है, विड्रॉल सिम्टम है, परसिस्टेंट डिजायर है, यूज इन लार्ज अमाउंट देन इंटेंडेड है, रिडक्शन इन इंपॉर्टेंट सोशल एंड ऑक्यूपेशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, कंसीडरेबल टाइम स्पेंड obtaining the substance है, continue use despite health, social and economic problem है। ये सारी करैक्टर हैं इस बीमारी के। इसमें से कुछ करैक्टर अगर मिले तो हम इसको डायग्नोस्टिकली सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कह सकते हैं। और DSM-4 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल जो 4 है, अकॉर्डिंगली उसमें इसको नया नाम दिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। पहले इसको ड्रग एडिक्शन कहते थे, फिर ड्रग डिपेंडेंस कहने लगे, लेकिन आजकल इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। और ये क्लिनिकल करैक्टर हैं जिसमें ये हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ हस्तियां हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये एक हस्ती है जो मेक्सिको का रहने वाला है। पीछे, बैक बैक प्लीज। मेक्सिको का रहने वाला है, एक कार्टेल चलाता है और अभी ये जिंदा है। इसने दुनिया को तबाह किया और खास करके अमेरिका और आसपास के कंट्रीज को। मेक्सिको अमेरिका के पड़ोस वाला एक कंट्री है जहां से ये ड्रग काफी पैदा होती है। और खास करके एक ड्रग है जिसकी हम आगे जिक्र करेंगे, वो इनके कंट्री में पैदा होता है जिसको हम कोकेन कहते हैं। एक कोका नाम प्लांट से ड्राइव किया जाता है, उसका सप्लाई ये अमेरिका और बाकी दूसरे कंट्री में करता रहा। बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है और इसने पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करी है, लेकिन भगवान ने कुछ अच्छे लोग भी दिए हैं। अगली स्लाइड। ये एक फिलीपीन के प्रेसिडेंट है जिनका नाम, ये एक्स प्रेसिडेंट है, रोड्रिगो दुतेर्ते इनका नाम से। और इन्होंने अपने टेन्योर में
बहुत सारे जो ड्रग माफिया थे उनको शूट एट साइट किया, उनको गोली मारने का आदेश दिया, ना कहीं वो केस चलाया, ना उनको जेल भेजा, ना कोर्ट गए ना जेल भेजा, सिर्फ उनको गोली चला के अपनी इस समस्या का हल करने की कोशिश करी। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी इस तरीके के लीडर हों जो इस समस्या को पॉलिटिकली कंट्रोल कर सकें। अगला, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हमने सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंडर क्लासिफाई किया है। पहला नारकोटिक्स है और उसको ओपियोइड्स भी कहते हैं। इसका एक सिंपल मतलब है जो अफीम और अफीम से बनने वाले हैं। सेकंड है डिप्रेसेंट है, जो डिप्रेशन पैदा करते हैं। इसमें शराब है और नींद की गोलियां हैं, सिडेटिव हैं, बार्बिचुरेट्स हैं। उसके बाद स्टिमुलेंट है जो जिसका मैंने जिक्र किया अभी, ये स्टिमुलेशन पैदा करते हैं। और मोस्टली जो कोकेन है वो उसका एक खास प्रोडक्ट है, और खास करके ये अमेरिकन और इसके मैक्सिको और उसके आसपास कोलंबिया मैक्सिको में पाया जाने वाला एक प्लांट है जिससे ये ड्रग्स बनती है। हेलुसिनेशन एक ऐसा ग्रुप है जो हेलुसिनोजन जिसमें भ्रम पैदा करता है। जब भी कोई नशा करता है तो इसमें दो तीन कैटेगरी है। कुछ सब्सटेंस जिसका नाम एलएसडी है, लाइसर्जिक डाइथाइल एसिड है, और कुछ एमडीएमए भी इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो पार्शियल स्टिमुलेंट भी हैं और पार्शियल हेलुसिनोजेंस भी हैं। देन कैनाबिस है, ये एक भांग का ग्रुप है और ये हेलुसिनेशन भी पैदा करता है, लेकिन इसको अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है और इसके कुछ खास वो है कंपोनेंट हैं जो नशा करते हैं, जिसमें एक हशीश है जिसको चर्स कहते हैं, दूसरा दूसरा मैरिजुआना है जिसको हम गांजा कहते हैं, तीसरा है वो टीएचसी ऑयल है। वो इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो भांग से बनने वाले हैं, वो भी नशा करते हैं। अगला ग्रुप है इनहेलेंट है, जिसमें सॉल्वेंट गैसेस नाइट्राइट्स आते हैं, और ये खासकर बच्चों का नशा है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ चिल्ड्रन है। जो आवारा बच्चे हैं, जो स्ट्रीट पे बच्चे हैं, जो होमलेस पॉपुलेशन है, उनका नशा है। छोटी उम्र वालों का जो ड्रग ऑफ चॉइस है, और आस्ता आस्ता बच्चे इससे शुरू करके बाकी दूसरे ड्रग्स में शिफ्ट करते हैं। अगला ग्रुप है खत मीरा एंड बाथ साल्ट। ये भी इंडिया का नहीं है, विदेशी नशा है। और खत एक प्लांट है जिसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। बाथ साल्ट भी एक ऐसा साल्ट है जिससे लोग नशा करते हैं। अगला जो कैटेगरी है वो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स है, खास करके जो आ, आ, उसके सर्जरी में जो ऑपरेशन के टाइम पे हम एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं, उस ग्रुप की जो दवाइयां हैं, इनका भी कुछ लोग नशा करते हैं। लेकिन खास करके इसमें उसी फील्ड के लोग हैं, जैसे जो एनेस्थीसिया के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग नशा करते हैं। देन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, इसका भी कुछ हद तक लोग नशा करते हैं। वैसे तो ज्यादातर जिम में जो पाउडर हैं लोग उसका उसका इस्तेमाल करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन कुछ लोग इसका आदी हो जाते हैं और इसके साइड इफेक्ट भी हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एक पिक्चर है जिसमें हमने कोशिश करी है सबकी वो एक पिक्चर लगाएं जितने भी मैंने ये ग्रुप डिस्कस किए हैं। इसमें एक जो पहले शीशी है उसमें मेथाडोन है, और मेथाडोन अफीम से बनने वाला एक दवाई है जिसको हम नशे को ठीक करने के लिए, खास करके जो अफीम जो ओपियाइड्स का नशा करते हैं उनको 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 ठीक करने के लिए, विड्रॉल मैनेजमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म एब्सटिनेंस के लिए और इस्तेमाल करते हैं। और ये इंडिया में अभी कुछ स्टेटों में ये ट्रायल के रूप में एम्स के अंडर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेथाडोन के, लेकिन विदेशों में इसकी बहुत अच्छी क्लिनिक है। ये जो लाल रंग का कैप्सूल है ये भी अफीम से बनने वाला है, और ये भी पेन किलर के रूप में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। आस्ता आस्ता ये बंद हो गया सरकार की तरफ से, लेकिन
इसके जो कंटेंट है, जो इंग्रेडिएंट्स है, कंपाउंड है, वो दूसरे साल्ट में मिला के मिलता है केमिस्ट की दुकान पे। ये जो लास्ट वाला जो एक ब्राउन कलर का आपको वो मिल रहा है, ये भी एक अफीम का ही प्रोडक्ट है। जब हम उसको रा ओपियम के रूप में लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा कलर उसका अलग दिख रहा है, वैसे ये ब्लैकिश कलर में आता है। जो हम जला रहे हैं पिक्चर में, वो ओपियम से बनने वाला प्रोडक्ट है, जिसको हम हीरोइन कहते हैं, पंजाब में चिट्टा कहते हैं, इंटरनेशनली हीरोइन कहते हैं, दिल्ली में स्मैक कहते हैं। उसको गर्म करके जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एक तरीके का ये प्रोसेस है कि हम उसको हीट करते हैं, फिर हम उसको इनहेल करते हैं या स्नॉट करते हैं। बीच में एक पौधा दिख रहा है, ये कैनाबिस का पौधा है। ये हमारे हिंदुस्तान के और खास करके हम होम्योपैथिक डॉक्टर भी इसको अच्छा से जानते हैं, क्योंकि हमारी कैनाबिस इंडिका एक बड़ी अच्छी दवाई है जो होम्योपैथी में इस्तेमाल होती है। देन एक और पौधा है, ये एक विदेशी पौधा है जिसको हम खत के नाम से जाना जाता है। नीले रंग के जो कैप्सूल हैं, ये अगेन ये अफीम के ही डेरिवेटिव हैं, जो स्पाज्मोप्रॉक्सीबोन के नाम से मार्केट में मिलते थे, केमिस्ट की दुकान पे मिलते थे, लेकिन अब ये बंद हो गए हैं। पेन किलर के रूप में है, लेकिन ओपियम प्रोडक्ट है। बहुत सारे बच्चे इसका नशा करते थे। और ये जो कई सारी गोलियां मिक्स करी हैं, इसमें नींद की गोलियां भी हैं जिनको हम सिडेटिव कहते हैं, इसमें दौरे की गोलियां भी हैं जिनको बारबुचरेट कहते हैं। इनका भी लोग नशा करते हैं। लास्ट वाला जो पाउडर है, ये पाउडर उसका क्या कहते हैं, ये स्टिमुलेंट है ये पाउडर। और जो चिट्टा है, अफीम से बनने वाला जो हीरोइन का पाउडर है, चिट्टे का पाउडर है, या फिर ये कोकेन का जो पाउडर है, वो तीनों पाउडर एक जैसे मिलते जुलते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं देखने में, लेकिन बहुत महंगे नशे हैं जी। अगली स्लाइड, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये हमारा जो टाइप मैंने बताई है, उसमें से अब हर टाइप की ये डिटेल है। नार्कोटिक्स का मतलब इट्स एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस इनसेंसिबिलिटी ऑफ स्टूपर। तो ये अफीम और अफीम से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट हैं, इसमें ज्यादातर मेडिकल प्रोडक्ट है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम हीरोइन कहते हैं, और जिस उसको ही स्मैक, ब्राउन शुगर, चिट्टा और गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉन मेडिकल प्रोडक्ट है, बाकी सारे के सारे मेडिसिन और मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ओपियम, रा ओपियम है, उसको भी मेडिसिन आयुर्वेदिक में इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथी में ओपियम की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मॉर्फिन पेन किलर के रूप में है। बुप्रोनॉर्फिन जो है, ये एक मेडिकल प्रोडक्ट है, और ये यही साल्ट है जो हमारे इसमें जो इसको नशे को ठीक करने के लिए एलोपैथिक में इस्तेमाल होता है। इसकी ही एक दवाई है जिसका सरकारी नाम एडनॉक है। तो जो लोग स्मैक का नशा करते हैं, हीरोइन का नशा करते हैं, या इनका इंजेक्शन लगाते हैं, उनको सरकार के कुछ सेंटरों में, कुछ हॉस्पिटलों में ये गोली दी जाती है, जिससे वो स्मैक के लिए ना करें, कोई उसको गैर कानूनी काम ना करें स्मैक को, क्योंकि स्मैक गैर कानूनी प्रोडक्ट है, वो इलीगल प्रोडक्ट है। लेकिन ये बुप्रीनॉर्फिन जो है, एडनॉक जो है, सरकारी नाम की गोली है। लेकिन बुप्रीनॉर्फिन दूसरे भी कई ट्रेड नेम में आता है, जो केमिस्ट पे मिल जाता है, और वो ओपियम और जो जो जितने भी नार्कोटिक्स हैं, उनका विड्रॉल मैनेजमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म सब्सिट्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। कोडीन जो है बड़ा फेमस है, जिसमें खांसी के शरबत में होता है। पैथाडिन जो है वो अगेन पेन किलर है। मेथाडोन मैंने बताया एक दवाई है जो दूसरे कंट्री में इस्तेमाल होती है। ये भी अफीम से बनने वाला एक मेडिकल प्रोडक्ट है। हीरोइन अगेन नॉन मेडिकल प्रोडक्ट, और सबसे ज्यादा लोग इसी का नशा करते हैं अगर हम नार्कोटिक्स में बात करें। लोमोटिल एक एंटी डायरियल ड्रग्स है जो डायरिया के केस में दी जाती है। तो बेसिकली ये ग्रुप है अफीम और अफीम से बनने वाले उनका प्रोडक्ट का। बहुत सारे लोग अफीम का, इसका स्मैक का नशा करते हैं, हीरोइन का नशा करते हैं, चिट्टे का नशा करते हैं। कुछ कंट्री में इसको ब्राउन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ये स्मैक और ब्राउन शुगर जो है वो हीरोइन का
जो असली रूप है उसमें मिलावट जब की जाती है तब हम उसको स्मैक और ब्राउन शुगर कहते हैं। और ये सस्ता भी है। हीरोइन जो है वो 8,000 रुपया 1 ग्राम है आजकल, अगर इंटरनेशनल मार्केट पे देखें तो। और सोने से महंगा है ये। दूसरा यही, अगर हम थोड़ा सा और इसको वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो ये ओपियम का फ्लावर है और ये ओपियम की बेड है। ये वाइट कलर का जो जूसी मटेरियल है यही अफीम है। इसको एक खास तरीके से एक छोटा सा इंसिजन देके इसको कलेक्ट किया जाता है और ये अल्टीमेटली रॉ ओपियम है। लेकिन फूल बहुत सुंदर है, कई कलर के ये फूल हैं। और इसी को अफीम का जो असली वो है वो यही है। इसको ओपियम बड भी कहते हैं, ओपियम डोडा भी कहते हैं। ये सारे के सारे इसके रूप हैं। एक पाउडर है और एक छोटी नीचे वो है पुड़िया बनाई हुई है। शुरू में एक जो काले रंग का है ये रा ओपियम आप कह सकते हो इसको। जो लड़की इसका इस्तेमाल कर रही है वो पाउडर को एक खास तरीके का सिल्वर फॉइल है उस पर ऊपर कर रख के, ये खास तरीके का प्रोसेस है इनहेल करने का। और इसको हम इनहेल ना कह के इसको चेजिंग कहते हैं। तो ये नशे स्मैक के लिए, चिट्टे के नशे के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसके पाउडर को पानी में डिल्यूट करके और कुछ और चीजें मिला के इसका इंजेक्शन भी लेते हैं। और इंजेक्शन में एंटी एलर्जिक ड्रग जैसे एबिल है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। नीले रंग का कैप्सूल अगेन वही स्पाज्मोप्रॉक्सीगोन है जो आज की डेट में बंद है, लेकिन ये पेन किलर के रूप में लोग नशा करते करते हैं। ये एक अगली कैटेगरी है जिसको हम डिप्रेशन के रूप में वो कैटेगराइज करते हैं। इट्स एन एजेंट दैट रिड्यूसेस फंक्शनल एक्टिविटी एंड द वाइटल एनर्जीज इन जनरल बाय प्रोड्यूसिंग मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड डाइफोरियासिस। इसमें दौरे की दवाई है ये पहले वाली। और दूसरा नींद की गोली है जिसमें डाइजापाम है, लिब्रियम है, वैलियम है, काम्पोज है। काम्पोज आजकल में कम इस्तेमाल करते हैं पुराने डॉक्टर हैं, लेकिन डाइजापाम और लिब्रियम बड़ी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती है। देन अल्कोहल भी इसी ग्रुप में आता है। अल्कोहल का जो सेकंड मेंबर है जिसको हम एथनॉल कहते हैं वो खास करके इन सब ब्रांडी में, बिस्की में, बियर में, रम में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है। ये तीसरी कैटेगरी है जिसको हम स्टिमुलेंट कहते हैं और ये खास तरीके का ग्रुप है। इट्स एजेंट दैट प्रोड्यूसेस स्टिमुलेशन, बहुत जबरदस्त एनर्जी पैदा करता है। और कुछ इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला कोकेन है जिसको हम क्रैक भी कहते हैं। और कोकेन जो है वो एक प्लांट डेरिवेटिव है, जैसे अफीम भी प्लांट डेरिवेटिव था, ये भी प्लांट डेरिवेटिव है। लेकिन ये प्लांट हिंदुस्तान में नहीं होता, ये नॉर्थ अमेरिका का है। जिस नॉर्थ अमेरिका के जो आसपास के कंट्री हैं जिसमें मैक्सिको बताया मैंने, वो कोलंबिया बताया, 2-3 और कंट्री हैं उनमें ये पाया जाने वाला प्लांट है। उससे ये ड्रग्स है, बड़ी महंगी है। ये अफीम से या हीरोइन से भी महंगी है। इसका जो 1 ग्राम है वो 20,000 से 25,000 1 ग्राम का, मतलब एक दिन का नशा है, बहुत महंगी है। और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। एम्फिटामिन जो है वो भी इसी ग्रुप में आते हैं क्योंकि वो स्टिमुलेशन का काम करते हैं। और ये इसका एक ब्यूटीफुल प्लांट है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। पाउडर भी है, वाइट रंग का पाउडर है। ये कोकेन है जिसको क्रैक भी कहते हैं। और ये कोका नाम से एक पौधा है जिसको याइलम कुछ नाम है उसका। ये लेकिन बहुत महंगा वाला नशा है और हाई प्रोफाइल ड्रग्स का कहते हैं। इसी ड्रग्स में ये है जो हमारी क्या कहते हैं एमडी के नाम से भी इसी ग्रुप में है। और इसी इसी को हम क्लब ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये दूसरे ग्रुप में भी, जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें भी आता है। ये है जो भ्रम पैदा करने वाला ग्रुप है जिसमें हेलुसिनोजेंस इसका नाम है। इट्स एजेंट दैट इंड्यूसेस हेलुसिनेशंस। इसका मतलब एक सेंस ऑफ परसेप्शन है विदाउट ए सोर्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। और वो हमारे कुछ मेडिसिन में, होम्योपैथिक मेडिसिन में पाया जाता है। और आप भी अक्सर कुछ मरीज ऐसे देखते होंगे जिसमें लोग बहकी बहकी बातें करते हैं, भ्रम वाली बातें करते हैं, जिसमें ये खास नशा है, एलएसडी के नाम से जाना जाता है। और ये एक एसिड के रूप में है।
एक दूसरा ड्रग है एमडीएमए, ये भी पार्शियल वो पार्शियल स्टिमुलेंट भी है और पार्शियल हेलुसिनोजन नेशंस भी पैदा करता है। और इसी का एक नाम है, कॉमन नाम है एक्सेसी। एक्सेसी को ज्यादातर जो डांस बार हैं, क्लब घर हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसका इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो परफॉर्मेंस अपनी कायम रखें। और लास्ट में कुछ एक ग्रुप है जिसको मैजिकल मशरूम भी कहते हैं। ये भी खास तरीके का कुछ लोग उगाते हैं, कुछ दूसरे कंट्री में ये इसका लोग बिजनेस करते हैं। अगला ग्रुप है कैनाबिस, जिसको हम भांग, ये हमारे हिंदुस्तान का कॉमन पौधा है और सब ज्यादातर लोग चाहते हैं। इसमें नशीला पदार्थ जो है वो हशीश है, जिसको चर्स कहते हैं, हशीश ऑयल है, और एक टीएचसी है, और लास्ट वाला जो है जिसको हम गांजा कहते हैं। पॉट भी नाम है, ग्रास भी नाम है, सुल्फा भी नाम है, रीटर भी नाम है। ये सारे के सारे भांग से बनने वाले एक प्रोडक्ट के नाम है। ये भांग का पौधा बड़ा सुंदर सा पौधा है। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, हैविंग समटाइम इट रिजेंबल्स विद आवर हैंड स्ट्रक्चर, और कभी कभी ये उससे ज्यादा सब लीफ होते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 8 होते हैं, कभी 10 होते हैं, ज्यादातर 5 लीफ होते हैं इसके। ये भी एक कल्टीवेटेड फॉर्म है विदेशों की कंट्रीज में जहाँ कैनाबिस उगाया जाता है, जहाँ लीगल है। ये एक छोटा सा और पिक्चर है, नेक्स्ट प्लीज। एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें भांग के पौधे को एक बड़ा फोकस किया हुआ है। कितना सुंदर है। इसमें 7 सब लीफ हैं, और कईयों में 10 होते हैं, और जितने ज्यादा सब लीफ होंगे वो उतना ज्यादा नशीला पदार्थ होता है। ये जो सिगरेट के साथ में जो पाउडर, ये लीफी मटेरियल है, इसको हम गांजा कहते हैं, और ये फ्लावरिंग पार्ट होता है उसी भांग के पौधे का, जहां से ये लीफी मटेरियल है। लीफ वाले मटेरियल को हम चर्स कहते हैं, और फ्लावर वाले पार्ट को हम मैरिजुआना या गांजा कहते हैं। ये एक खास तरीके का पेपर है जो लोग इसको गांजे का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने हीरोइन को, चिट्टे को इस्तेमाल करने का तरीका बताया, वो एक सिल्वर फॉइल है, लेकिन ये एक बड़ा पेपर है, और ये विदेशी पेपर है, बड़ा पतला पेपर है। ज्यादातर बच्चे और कुछ लोग जो गांजा है उसको इस समय इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अगला ग्रुप है जिसको हम बेसिक टाइप्स में इनहेलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पेट्रोल थिनर का, वाइटनर है जिसको आज की डेट में बंद हो चुका है, ये भी कोर्ट के डायरेक्शन से। लेकिन जो साइकिल पंचर रिपेयर ट्यूब है, जूतों को रिपेयर करने वाली है, आयोडेक्स है, ये सारे के सारे अभी भी इस्तेमाल होते हैं। स्नेक बाइट का भी कुछ लोग नशा करते हैं, और उसके लिए कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में कम लेकिन विदेशों में स्नेक चार्मर के नाम से कुछ फार्म हाउस हैं, उसमें लोग सांप पालते हैं और ऐसे लोगों को नशे का फैसिलिटेशन करते हैं। ये लास्ट वाला ग्रुप है जिसको हम सेकंड लास्ट है, जिसको हम खत के नाम से, मीरा के नाम से जाते हैं। ये भी साउथ अफ्रीका का एक प्लांट है जहाँ लोग नशा करते हैं। इंडो इसका नशा इंडिया में कम है। अगला अगला स्लाइड, हाँ, खत। ये विदेशी नशा है, और ये प्लांट डेरिवेटिव है। खत के नाम से, मीरा के नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका में और दूसरे अफ्रीकन कंट्री में ये मिलता है। हिंदुस्तान में कम लोग नशा करते हैं। ये लास्ट ग्रुप है जिसको हमने कीटामाइन के नाम से, और जो एनेस्थीसिया पैदा करने वाले प्रोडक्ट हैं उसका लोग नशा करते हैं। लेकिन ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस फील्ड के माहिर हैं, जैसे एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट हैं, वो लोग जा उससे उससे जुड़े हुए जो फार्मासिस्ट हैं वो इसका नशा करते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिस इसका नशा करने वाले हमने देखे। ये तरीका है कैसे हम उस नशे को कहते हैं, गोलियों के रूप में मुंह से लेते हैं, स्मोक करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ये चेजिंग करते हैं, ये खास सिल्वर फॉइल है, या नाक से लेते हैं जिसको स्निफिंग कहते हैं। और जो सूंघने वाले नशे हैं उनको हम नाक से ना लेके उनको मुंह से लेते हैं, और तरीके को, इसको मेथड को हफिंग कहते हैं। और जो सड़कों के बच्चे हैं जो वाइटनर का इस्तेमाल करते हैं, ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, फेविबॉन्ड का इस्तेमाल, वो इसका नशा करते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं
अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये हमारे हिंदुस्तान में है, इतने लोग नशा करते हैं, पहला वाला एक एस्टिमेट है। और उसके लिए ये एक सर्वे हुआ था 2017-18 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ए ने किया है। जो सेकंड पार्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि शराब के 5.7 करोड़, भांग के 72 लाख लोग हैं, ओपियाइड्स के 60 लोग हैं, हीरोइन के 63 लाख हैं, इनहेलेंट के 22 लाख हैं। ये टोटल 7.87 करोड़ जो पीपल है। ये 6 साल पुराना आंकड़ा है। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं आज की डेट में बदला होगा, क्योंकि ये सर्वे हर साल इंडिया में नहीं होता, बड़ी मुश्किल से ये दूसरा सर्वे है। पहला 2000 में हुआ, फिर ये 2017-18 में हुआ। और ये इतने लोग जो हैं, इनका हिंदुस्तान की सरकार ने, खासकर मेडिकल फील्ड के लोग हैं, उन सब ने ये कहा कि हम इनका इनका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इट्स ए ह्यूज नंबर, जहाँ पे वी आर फेल्ड टू ट्रीट दीज पीपल्स, और वी विल नेवर बी एबल टू ट्रीट ऑल दीज पीपल्स, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जा रहा है, अभी 6 साल पुराना आंकड़ा है, हो सकता है आज की डेट में 15 करोड़ हो गए हों, हो सकता है 20 करोड़ हो गए, जो इंडिया में ठीक करने की लिमिट से बाहर हैं। ये कुछ तरीके हैं जिसमें जो पूरी दुनिया में ये तीनों तरीके, सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन और हार्म रिडक्शन का काम करते हैं। नशे को कंट्रोल करने के लिए, नशे को कम करने के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। और ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, सप्लाई रिडक्शन है, डिमांड रिडक्शन है, हार्म रिडक्शन है। सप्लाई का मतलब जो भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो छापे मारती हैं, जैसे एनसीबी है, और दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, या एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये इसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। हम जैसे लोग जो डॉक्टर हैं, आप लोग जो डॉक्टर हैं, अपनी क्लिनिक पे, अपने दूसरे किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जो इलाज का, जो एजुकेशन का काम करते हैं, वो सारे के सारे डिमांड रिडक्शन में आते हैं। और एक तीसरा तरीका है जहाँ पे ये दोनों तरीके फेल हो गए हैं, वहां एक नया तरीका इंटरनेशनली डेवलप किया, जिसको हार्म रिडक्शन कहते हैं। और उसका मतलब यही है कि हम कुछ लोगों को का कुछ सालों तक ये मेडिसिन देंगे, जिसको सब्स्टिट्यूट के नाम से और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में हमारी एक पोजीशन ऐसी है कि जो हम दो बड़े जियोग्राफिकल एरिया में बीच में दबे हुए हैं। एक का नाम गोल्डन क्रिसेंट है, लेकिन अब इसको गोल्डन डेथ के नाम से जाना जाता है। गोल्डन डेथ और गोल्डन ट्राइंगल, डेथ ट्राइंगल। और ये तीन तीन कंट्रियों के उससे मिक्स से मिला हुआ है। एक तरफ ये पाकिस्तान से, देखो ये आपको ज्यादा समझ आएगा। एक तरफ ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, और दूसरी तरफ ये बनता है बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से बनता है। और ये इनके बीच में इंडिया है। तो इंडिया ना चाहते हुए बीच का ऐसी जगह है जहाँ पे ये ट्रांजिशन होता है। अफगानिस्तान से ड्रग आया, इंडिया में ठहरा और दूसरे कंट्री में चला गया। ऐसे ये दूसरे कंट्री का जो ड्रग है वो भी इंडिया में आता है और इधर जाता है। तो बीच में होने के नाते, सैंडविच होने के नाते, हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से भी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा वो है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अगला अगला स्लाइड, अगला। हाँ, ये एक ग्रुप ऑफ हमारे जो पेशेंट है, जिनको हम कई तरीके के प्रोग्राम है जिसमें डॉक्टरी इलाज एक एसेंशियल पार्ट है। तो डॉक्टरी की अगर हम इलाज के कंपोनेंट की बात करें तो सिर्फ डॉक्टरी ही नहीं, सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, बाकी भी कुछ कंपोनेंट है जो इलाज में इंटीग्रेट किए जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट है, साइको सोशल ट्रीटमेंट है जिसको काउंसलिंग भी कहते हैं, और ग्रुप सेशंस भी होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज भी है, और कुछ और साइकोलॉजिकल टूल्स, टेक्निक हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। फैमिली असिस्टेंट प्रोग्राम है जिसमें फैमिली को एजुकेट किया जाता है, फैमिली को इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी इसका इलाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी बहुत बड़ा हिस्सा है। कुल मिला के अगर हम एज ए डॉक्टर ये सोचो कि सिर्फ दवाई ही इस बीमारी का इलाज है, नहीं, ये सोचना गलत है, क्योंकि दवाई का काम कई जगह बहुत कम है और कई जगह बहुत ज्यादा है। लेकिन बिना बाकी कंपोनेंट को इंटीग्रेट किए हुए
हम एक कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो वी नीड comprehensive treatment to ट्रीट ए सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर पेशेंट। उसमें दवाइयां भी चाहिए, साइकोसोशल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फैमिली भी इन्वॉल्व करना है, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी है, और फैमिली को इस तरीके से इन्वॉल्व करना है जैसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में उसके पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें उसके बाकी पार्टनर जो फैमिली मेंबर है उनको इन्वॉल्व करना है, अदरवाइज ये पूरा नहीं होगा इलाज। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कुछ गेम्स इंडोर हैं, कुछ आउटडोर गेम्स हैं, या जो भी आपको वो काम अच्छा लगे जो इनके बेनिफिट्स के लिए है, जिसमें इनका किसी तरीके का कोई इंजॉय हो, जिससे हमें वो केमिकल प्रोड्यूस हो जिसको हम डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन के नाम से जाने जाते हैं, वो हमने एक्चुअली पैदा करना है जिससे ये रिप्लेस हो सके जो हमें नशे से डोपामाइन मिल रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दुनिया में सब जितने भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम आप उसको इस्तेमाल करके इनका इलाज कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम, एलोपैथिक से करो, होम्योपैथिक से करो, आयुर्वेदा से करो, योगा से करो, ईयर एक्यूपंक्चर से करो, म्यूजिक थेरेपी से करो, एरोमा थेरेपी से करो, जो आपका मन चाहे, लेकिन उसमें कहीं कहीं हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे सिस्टमों को। जो भी सिस्टम है अवेलेबल है, जहां पे आपको लगे कि मैं होम्योपैथी के साथ काउंसलिंग वाले साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करूं, होम्योपैथी के साथ में मेडिटेशन को इन्वॉल्व करूं, होम्योपैथी के साथ में म्यूजिक थेरेपी को इस्तेमाल करूं, तो जहां होम्योपैथी के साथ एलोपैथिक को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। यू नीड टू नेटवर्क विद योर कुलीग्स, एक अच्छे हमने संबंध बनाने हैं, क्योंकि हम कई सारे मामलों में जहां लगता है हमारी अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए, और हम बिना मर्जी के, बिना एक्सपीरियंस के अगर किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है कि हम वी हैव टू इंटीग्रेट अदर कुलीग्स फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये हमारे साइकेट्रिस्ट हैं पहले फोटो में, दूसरे में हम एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का। हमारी डॉक्टरों की जरूरत कहाँ पड़ती है, चाहे वो एलोपैथ डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथ डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, या किसी भी मेडिकल सिस्टम की वो अगर वो दवाई की जरूरत है कहाँ पड़ती है। सबसे पहला ओवरडोज है, जहाँ वो एक इमरजेंसी है, और मैं अपने इसमें रिहैब सेंटर में इसको इंटरवीन नहीं करता, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें पेशेंट को हम एलोपैथिक फ्रेंड्स के उसमें भेजते हैं, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दूसरा विड्रॉल मैनेजमेंट है, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे हम एज ए होम्योपैथी इनका कुछ कुछ हद तक इसका निवारण कर सकते हैं। और विड्रॉल सिम्टम की बात करते हैं तो एक नशे का, जिसको हम ओपियाइड्स कह रहे हैं या जिसको नार्कोटिक्स कह रहे हैं, अगली स्लाइड, अगली अगली, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, विड्रॉ दूसरा दूसरा लेवल है कि हम डॉक्टरों को कहाँ जरूरत पड़ती है नशेबाजों का इलाज करने के लिए, तो ये एक एक ऐसा पीरियड है जिसको हम विड्रॉल सिम्टम कहते हैं, और ये दूसरे दिन से लेके 15 दिन, 20 दिन, महीना तक जा सकते हैं। एक स्लाइड पीछे, स्लाइड पीछे प्लीज, बैक। हाँ, ये विड्रॉल सिम्टम है सिर्फ एक नशे के, और ये इसमें से एक सीसीआरएच ने रिसर्च करी थी जिसमें 6 मेडिसिन निकली हैं, जिनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इनको अगर हमने ये पर ये ध्यान रखना कि दिस इज ओनली फॉर ओपिएट्स एंड इट्स डेरिवेटिव, अफीम और अफीम से बनने वाले जो नशे थे, जिसको हम स्मैक कह रहे थे, चिट्टा कह रहे थे, हीरोइन कह रहे थे, और कुछ दर्द के कैप्सूल थे, दर्द की मेडिसिन थी, उन सब के विड्रॉल सिम्टम में ये सिम्टम है, और इन सिम्टम को मैनेज करना होम्योपैथी में हमने दिखाया है। और दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च स्टडी थी वो, 2003 से लेके 2006 तक वो स्टडी हुई थी। सीसीआरएच ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसको फंड किया था। अगर ये इस तरीके के दूसरे जो नशे हैं उनमें भी विड्रॉल सिम्टम होते हैं, लेकिन उनकी दवाइयां कुछ मिलती जुलती हैं। ये सिर्फ एक नशे के लिए रिसर्च है, और ये ही सिम्टम है जो विड्रॉल सिम्टम ओपिएट में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसमें किसी पेशेंट को 4-5 मिलते हैं, किसी को 6 मिलते हैं, किसी को 7-8 मिलते हैं, किसी को 10 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। दूसरा
हम एज ए डॉक्टर, एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर कहाँ पे इन लोगों का इलाज कर सकते हैं? तो एक जहाँ पेशेंट जब किसी भी रिहैब सेंटर में रहता है, उस समय पेशेंट, जब मान लो आपकी क्लिनिक पे भी अगर ओपीडी में पेशेंट है, तो उसको अगर आप उसको डिटॉक्स की मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसके बाद उसको कोई और तकलीफ होती है तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन हम देते हैं। और उसमें मैं आपको कोई खास वो मेडिसिन नहीं बताऊंगा, वो सारी मेडिसिन जो आप अपनी क्लिनिक पे अपनी ओपीडी पे देते हैं वो है। तीसरा है फॉर कॉम्प्लिकेशन और कोमॉर्बिडिटी। हमारे पास 100 में से 60 से 70% मरीज ऐसे आते हैं जो किसी न किसी दूसरी बीमारी, डल डायग्नोसिस के साथ आते हैं। नशे के साथ हाइपर टेंशन है, डायबिटीज है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, इंजरी है, ट्यूबरकुलोसिस है, INT की प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है, क्रॉनिक लीवर डिसऑर्डर है जिसमें फैटी लीवर है और कुछ हद तक वो सिरोसिस भी है। ये जो बीमारियां हैं इनके साथ मरीज आता है, तो इन सब का भी हमने एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर इनको ट्रीटमेंट अवेल करवा सकते हैं। तो एक ऐसा सिचुएशन है पेशेंट के साथ, वो नशे के साथ है लेकिन साथ में उसको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोमॉर्बिडिटी है, जो मेंटल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है और साइकेट्रिक भी हो सकती है। कुछ मरीज, 100 में से 40 मरीज ऐसे हैं जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ आते हैं, जिसमें सिजोफ्रेनिया है, जिसमें मूड डिसऑर्डर है, जिसमें बाइपोलर डिप्रेशन है, जिसमें एंजाइटी है। इस तरीके के डिसऑर्डर भी मरीज नशे के साथ आते हैं। ये कुछ लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम यहाँ देते हैं मरीजों को। और ये एक बिहेवियरल वो है, क्या लिस्ट ऑफ बिहेवियर है जो इन मरीजों में दी जाती है। और यही एक हमारी होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम पेशेंट को इन बिहेवियर के साथ आइडेंटिफाई करें और कोई लॉन्ग टर्म होम्योपैथिक मेडिसिन दें या मियाजमेटिक केस लेके अगर होम्योपैथिक मेडिसिन दे, तो ये बिहेवियर ठीक हो सकते हैं। दुनिया में कोई एलोपैथिक मेडिसिन ऐसे नहीं बनी कि जो इन बिहेवियर को, इनको ठीक करने में कोशिश करती है। ये करीब हमने ये इंटरनेशनली रिसर्च बिहेवियर वो हैं, बिहेवियर्स हैं जो पेशेंट में देखे गए हैं। और इनका इनका मॉडिफिकेशन, इनका इलाज ही नशेबाजों का असली इलाज है। और हम यहाँ पे दूसरे कुछ टूल हैं जिनसे इन बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज अगर इन पे आपने गौर नहीं करी तो इलाज पूरा नहीं है। ये 2006 में 2003 में एक संस्था है जिसको किरण बेदी मैडम चलाते थे, उसमें हमने 3 डॉक्टरों ने मिलकर एक स्टडी करी थी और इसी में ये 6 मेडिसिन है। लेकिन ये आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि ये 6 के 6 मेडिसिन सिर्फ एक नशे के लिए, जिसको हम नार्कोटिक्स या ओपियाइड कहते हैं, उनके लिए ये मेडिसिन निकली थी। और ये भी सारे की सारी डबल ब्लाइंड स्टडी थी। दुनिया में सबसे बड़ी स्टडी है होम्योपैथी को, खास करके नशे के विड्रॉल को और ओपियम को विड्रॉल को लेके। इससे बड़ी स्टडी आप गूगल में सर्च कर लेना, अगर किसी को मिले तो प्लीज उसमें हमें शेयर करना, हमारा भी नॉलेज बढ़ जाएगा। बट हमें इस बात का खुशी है, वी आर प्राउड कि हमारा सिस्टम ने इस पे काम किया और दुनिया को दिखाने की कोशिश करी है। ये बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं कि हम यहाँ अपने रिहैब सेंटर में, एक तो मैं आपको बता दूं, हमारे रिहैब सेंटर में सब तरीके के नशे वाले पेशेंट आते हैं, जिसमें 18 साल के से लेकर 78 साल के लोग हैं। हर तरीके का नशा वाले लोग हैं, जिसमें अल्कोहल है, ओपियोइड्स हैं, कैनाबिस है, इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर है और इनहेलेंट के भी आते हैं। और इसमें हमने जब लॉन्ग टर्म होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है, तो वो अगर विड्रॉल के लिए करना है वो तो मैंने ग्रुप बता दिया। अगर दूसरे विड्रॉल के लिए करना है तो आप कोई भी मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑल कॉमन एंड अनकॉमन रेयर मेडिसिन आर यूज्ड एज पर देयर इंडिकेशन। जो भी सिलेक्टेड होगी मेडिसिन टोटलिटी पे, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। बायो कॉम्बिनेशन भी और पेटेंट भी इस्तेमाल करते हैं। मियाजमेटिक, डीप एक्टिंग और इंटरकरेंट मेडिसिन भी यूज की जाती है एज पर देयर इंडिकेशन। ओपियोइड विड्रॉल के लिए मैंने कह दिया कि ये 6 मेडिसिन जो रिसर्च से निकली थी, ये सारी हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई स्मैक का या हीरोइन का या चिट्टे का
नशेबाज आता है तो उसको विड्रॉल मैनेजमेंट के लिए, लेकिन कहीं कहीं हमें एलोपैथिक साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत लेनी पड़ती है उनको मैनेज करने के लिए। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां हमें वो हैवी डोज लेता है और हम इनसे मैनेज नहीं कर पाते। आगे कुछ मेडिसिन है जैसे नक्स का 200, हम बहुत सारे केसों में एंटीडोट के इस्तेमाल करते हैं। क्वेरिकस मदर टिंचर है, डमियाना मदर टिंचर है, जो हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल की क्रेविंग को रोकने के लिए। फिर हम अल्कोहल में एक एक सिम्टम है और बड़ा सीवियर सिम्टम है जिसको डिलीरियम ट्रेमर कहते हैं। और इसमें 100 में से जो 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो ज्यादा शराब पीने वाले हैं, कम से कम हाफ बोतल रोज पीते हैं, और 4-5 साल अगर उन्होंने शराब पी ली तो ये सिम्टम डेवलप होने की जरूरत होती है। इसमें पेशेंट टोटली डिसऑर्गेनाइज होता है और सारे के सारे हेलुसिनेशंस, ये स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए हैं, हेलुसिनेशंस पैदा होते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और वो भी खास करके आईसीयू में। और लेकिन कुछ केसों को हम साइकेट्रिक की मदद से अपने रिहैब सेंटर में इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ और होम्योपैथिक मेडिसिन है जैसे नींद के लिए कालीफॉस इस्तेमाल करते हैं, 6X इस्तेमाल करते हैं, दिन में 3 बार देते हैं, कभी 4 बार देते हैं। पैसिफ्लोरा विक्स करते हैं, मदर टिंचर देते हैं, 20 से 50 बूंदे उसको आधे कप पानी में देते हैं, दिन में 3 बार कभी 4 बार देते हैं। अबीना स्टाइबा एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी मदर टिंचर में देते हैं, 3 बार देते हैं, 4 बार देते हैं। इंजुरी के लिए जो है वो कभी लेसरेशन है, कभी वो ब्लंट इंजरी है, कभी वो क्या कहते हैं बुरूज है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। आर्निका है, लूटा है, कैलेंडुला है और रस्टॉक्स है। ब्लड प्रेशर के लिए जैसे आप जो अपनी क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं, हम जनरली ये मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के रिवॉल्फिया और पैसिफ्लोरा मिक्स करते हैं। लो के लिए हम जेलसीमियम उसमें देते हैं 30 में, प्लस अबीना स्टाइबा जो एक टॉनिक के रूप में देते हैं, ये दिन में 3 बार, दिन में 4 बार देते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस के लिए ये कॉमन मेडिसिन है, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। बेलाडोना 30 वाली, 200 वाली, 1 ml वाली वायलेंट बिहेवियर के लिए, कुछ पेशेंट जहाँ वायलेंट हो जाते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, उसमें भी हम साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं। कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए कैंथरीस है, लीडमपाल एज ए एंटीडोट है जो लोग सुइयों से नशा करते हैं। लोबिलिया इन्फेंटा, ग्राइंडिलिया, एस्पिडोपर्मा ब्लाटा, ये सारे के सारे मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं और खास करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में है। इपिकॉक और एंटम क्रूटम बहुत अच्छी मेडिसिन है जो प्रोडक्टिव कफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इंजेक्शन की अब्सेस है, ये देखो कि आप क्या होम्योपैथी में इस्तेमाल कर सकते, होम्योपैथी में ठीक कर सकते हैं। बहुत बड़े केस हैं जो हम अक्सर क्लिनिक पे नहीं देखने को मिलते। जो पहला केस है, जो दूसरा केस है, उसको हमने अपने रिहैब में कंट्रोल करके ठीक किया था, लेकिन विद दी हेल्प ऑफ जनरल सर्जन। जो पहला केस है ये एक बहुत मैसिव अब्सेस थी जिसको कम से कम 3 डॉक्टरों के इंटरवेंशन से कोशिश करी थी कि पेशेंट को ठीक कराएं, लेकिन इन द मीन टाइम पेशेंट एब्सकॉन्ड हो गया था। जनरल सर्जन की मदद ली थी, प्लास्टिक सर्जन की मदद से इसको डायग्नोस करके उसमें डाला था, प्रोसेस में डाला था कि इसको हील करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे। और तीसरा ऑर्थोपेडिक सर्जन से, और करीब ये कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा बताया था उन्होंने अगर आपने प्राइवेटली करना, लेकिन पेशेंट बिलिंग नहीं था, पेशेंट भाग गया था बिफोर ऑपरेशन। ये ये कोमॉर्बिडिटी है जहां पेशेंट ने रिहैब सेंटर में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। मैनिपुलेटिव पेशेंट होते हैं, ट्रीटमेंट से बचना चाहते हैं, उसके लिए ये सब करते हैं। फैमिली में मैनिपुलेट करते हैं, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं पैसा लेने के लिए, और अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं। ये भी सेल्फ हार्म का है। और ये राइट साइड में गर्दन पे, ये रिसेंटली एक पेशेंट का अभी हाल में ही 18 साल का पेशेंट है, उसने हमारे रिहैब सेंटर में ही ये बड़ा डीप कट लगाया कि बट फॉर्चुनेटली ये हमारा सर्जन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसने इसको टाइमली ठीक कर, वो स्टिच कर दिया, और पेशेंट अभी भी हमारे पास। ये एक और अल्कोहलिक पेशेंट है, देखो रोड साइड एक्सीडेंट हो गया और इस हालत में हमारे पास आया था, लेकिन हमने यहाँ पे अब इसको मैनेज किया और ठीक करके भेजा था। ये रोड साइड एक्सीडेंट है, ये रोड साइड एक्सीडेंट है। ये हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम का कुछ और म्यूजिक थेरेपी है जहाँ पे हम इन पेशेंट को इस्तेमाल करते हैं इन एज ए इंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल। ये हमारे कुछ वो है अवार्ड मिले हुए हैं संस्था को, क्योंकि संस्था करीब
21 साल पुरानी हो गई है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो बेसिक चीजें आपको बतानी थी एज ए होम्योपैथिक, ये तो मैंने एक पहला चैप्टर आपको बता दिया। दूसरा चैप्टर, आपको कभी भी मौका मिले, यू ऑल आर इनवाइटेड टू विजिट our rehab center, just see what kind of treatment we are providing to them, how we are providing them. Being a homeopath, how we can control these patients. हम काउंसलिंग के माहिर डॉक्टर हैं, काउंसलिंग हम कर सकते हैं, डे टू डे इलनेस के लिए दवाई दे सकते हैं, और कुछ हद तक हमें स्पेसिफिक मेडिसिन हम इन पेशेंट को दे सकते हैं। तो हम कहीं बाकी डॉक्टरों से पीछे नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आप कोशिश करो और इस फील्ड में अपने आप को तैयार करो, इस फील्ड का एक्सपीरियंस लो। जो अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो मुस्कान कैन ऑफर यू एनी काइंड ऑफ रिसर्च विद होम्योपैथिक फॉर any of the substance the patient is using here. डॉक्टर प्रोमिला एंड डॉक्टर संजय जी, मैं अपनी बात बंद करता हूं, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम इनको देते हैं, अगर किसी ने कोई सवाल जवाब हाँ किसी, करना है तो। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? फेसबुक कौन देख रहा है? यहाँ तो क्वेश्चन नहीं है कुछ भी। प्रोमिला, हाँ जी, हाँ जी। फेसबुक पे एक देखना। मिनट, देख रही हूँ, देख रही हूँ। नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हाँ अच्छा नहीं, रहा। फेसबुक पे कोई क्वेश्चंस नहीं है सर। कोई बात नहीं डॉक्टर नेहरा कोई मैडम, बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, लोगों ने जितना सुना है, आज नहीं तो कल इनको ध्यान आएगा। कोई भी ये बाद में फॉर्म भी जो है, सुनेगा ये तो सवाल आएंगे, संस्था तो जो है फिर देखते हैं। हाँ, नमस्कार सर जी। डॉक्टर भारत भूषण। नमस्ते। हाँ जी सर, डॉक्टर अपना संजीव है। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। हाँ, हाँ, मैं घर में कैजुअली बैठा हूँ इसलिए सुन रहा था, मैंने कहा चलो अटेंड कर लेता ओके, हूँ। ओके, ओके, ओके जी। मैं एक चीज मेरे माइंड में आ रही थी कि जो सर ने कहा कि बहुत बड़ी एब्सेस थी, उसको ठीक करने के लिए एंड कोई भी तरीका इस्तेमाल करना है, तो मैंने देखा है जो एएमआर के केसेस हैं या ड्रग एडिक्ट हैं, उनके ऊपर कोई दवाई जल्दी असर नहीं करती। तो हम उसमें नोसोर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे टुबरकुलाइनम है, एंथ्रेसिनम है, पायरोजिनम है, ताकि इनसे हम फायदा उठाएं उन केसेस में जिनमें कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। बोली मैंने तो किया है अपने जी प्रैक्टिस में, जी आप भी करके जी देखिए। डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया कि हम डॉक्टर साहब हमने हाँ आपको बताया कि हम इंटरकरेंट डीप एक्टिंग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये नोसोड भी आते हैं। जहां हाँ जी, जहां हमें जरूरत लगती है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। एक दवाई और मैंने यूज की है फिस्टुला, साइनस, इन केसेस में माइरिस्टिका सेविफेरा, जो कि हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। तो आप भी प्लीज यूज करके देखिए, शायद आपको अच्छे बहुत रिजल्ट बढ़िया मिले कहा उससे। आपने। बहुत कम केसों में हमने भी इस्तेमाल करी है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, खास करके स्किन इन्फेक्शन है, वहां पे हमने ये मेडिसिन इस्तेमाल करी है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर ये बताइए कि सिर्फ आपने जो मेडिसिन बताई है कि सिर्फ वही यूज की हैं करते हैं या इसके अलावा भी की है होम्योपैथिक की? हेलो सर। हेलो। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल हो, नहीं तो हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं। एक सवाल अभी अभी पूछा गया सर डॉक्टर कि मकसूद। जी जी। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए, अब सामने आके पूछिए। जी मैंने ये पूछा है कि जो मेडिसिन इन्होंने अभी बताई है डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या यही सिर्फ इन्होंने यूज किए हैं करते कि इसके अलावा भी कोई यूज किए हैं?
ये तो बहुत थोड़ी है। डॉक्टर हेलो। भरत प्लीज सामने आइएगा। डॉक्टर भरत, क्या माइक हो गया माइक डॉक्टर चालू भरत के? करो। माइक चालू करो सर। हाँ नहीं हाँ डॉक्टर जी, भरत मुझे हाँ दिख ही जी। नहीं रहा इसमें। हाँ, हाँ जी सर। नहीं दिख रहे हैं मैं। हाँ जी मैं सर। डॉक्टर साहब का ये जवाब देना चाहूंगा कि ये तो अभी प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेडिसिन है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा मेडिसिन हमने इस्तेमाल करी हैं। वो टाइम को देखते हुए बाकी मेडिसिन को हम नहीं वो कर यही सकते। तो बात है सर, वही ना, तो मैं तो यही कह रहा था कि हमारे पास तो बहुत ज्यादा मेडिसिन है, बहुत कुछ है करने को, तो आप वो तो। डॉक्टर साहब, आपके आपके कहने से बात तब बने ना। आप कोई केस बताओ कि मैंने एक केस ठीक किया है जो 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से ठीक है। ऐसे तो हम सब होम्योपैथ ये क्लेम करते हैं कि हमने बहुत मेडिसिन इस्तेमाल करती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें तो ये देखना है कि उसका फायदा कितना हुआ है। क्या इन मेडिसिन से हम किसी एक नतीजे पे पहुंच के कह सकते हैं। आपने मेडिसिन अपनी क्लिनिक में बहुत अच्छे इस्तेमाल करी होगी, लेकिन हमने जो बताई है वो बहुत कम मेडिसिन है। इनको देखते हुए नहीं आप नहीं, एक्सक्यूज अगला मी सर। टाइम दे सकते हैं जिसमें हम सर का कहने का मतलब क्या था कि हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, और जो तुमने लिस्ट दी तो थोड़ी है, वो इनका पूछने का मतलब है इतनी यूज करनी है, या हम जैसे क्लिनिकली या देखा जाए तो जो केस लेंगे अकॉर्डिंगली जो भी आएंगी वो दे सकते हैं। जी जी जी, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन थैंक। वही उसके उसके लिए मैंने बताया कि हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ। पहले तो ये समझने की कोशिश करो, ओवरडोज में हम नहीं इस्तेमाल करते। दूसरा है विड्रॉल मैनेजमेंट में, और उसके लिए एक स्टडी हुई है सिर्फ एक नशे को लेके, उसमें सिर्फ 6 दवाइयां आई हैं। तीसरा है कि जो डे टू डे इलनेस है उसमें आप जो मर्जी इस्तेमाल करो केस लेके। चौथा, जो हमारा मियाजमेटिक या बिहेवियर को चेंज करने की कोई मेडिसिन हमारे पास है, उसको भी आप केस लेके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। हाँ जी। तो ऐसा बोल सर, सकते सर कि जैसे जो एक्यूटली पेशेंट हमारे पास आता है कुछ सिम्टम लेके, जैसा कोई ड्रग, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करें, वो ड्रग्स है तो कुछ नहीं कर सकते। एक चीज सर आपके बोलना पास जो चाहता। मरीज आएगा वो सर किस लिए आ रहा, सबसे पहले तो नशे की दवाई लेने आ रहा है, ये पहले हमें तय करना है। तो नशे की दवाई के लिए वो कॉम्प्लिकेशन का इलाज करवाना चाह रहा है, या आपको नशा छोड़ने में जो तकलीफ हो रही है जिसको विड्रॉल कह रहे हैं उसके लिए दवाई लेने आ रहा है, राइट या राइट। उसके जो बिहेवियर है उनको ठीक करने की मेडिसिन लेने आ रहा है। तो हमारे पास पहले पहले हम हम्म। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास नशे की दवाई के लिए नहीं आते, वो अपनी किसी और बीमारी के लिए आते हैं। राइट राइट तो राइट। उसके लिए तो आप जैसे केस लेते हो, केस लो, डायग्नोज करो और दवाई दो। उसमें मैं आपको कोई गाइड नहीं कर पाऊंगा, ना कर सकता हूं। लेकिन ये तय करना बहुत जरूरी है कि क्या हम उसके विड्रॉल मैनेजमेंट के लिए दवाई दे रहे हैं, या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे लीवर के केस में कॉम्प्लिकेशन है, या उसके साथ नशे के साथ दूसरी कोई बीमारी है। पेशेंट कहता है कि मैं हेपेटाइटिस सी हूं और मैं नशा करता हूं, मुझे हेपेटाइटिस सी के लिए दवाई चाहिए, नशे के लिए दवाई नहीं चाहिए। उस केस में वो आपको अपना विजडम इस्तेमाल करना है कि करना क्या है। आप लोगों का सबसे पहला रोल ये होना चाहिए कि जो ओपीडी में पेशेंट आया है उसको आप गाइड करो। एक्यूट एक्यूट सिम्टम के लिए या एक्यूट कंप्लेंट के लिए आप मेडिसिन दो, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए कहीं रिहैब में रेफर करो। ये हमारा एक नेटवर्किंग का वो होना चाहिए कि मैं अपनी क्लिनिक पे हो सकता है इसको विड्रॉल मैनेजमेंट ना कर पाऊं, तो ऐसी जगह भेजूं जहां पे इसका बाकी काम भी हो सके। सर एक क्वेश्चन छोटा, डॉक्टर रवि। जी जी। हाँ। अक्सर हम जी लोग के डॉक्टर पास। डॉक्टर। रवि जी वीडियो ऑन कीजिए please। जी, ऑन हो गया वीडियो। जी।
मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अक्सर हम लोग आज पेशेंट पूछते हैं कि क्या चुपके से बिना पेशेंट को बताए हुए क्या कोई शराब छुड़ाने की या इस ड्रग को छुड़ाने की दवाइयां हैं, क्योंकि पेशेंट्स बहुत बार कोऑपरेटिव नहीं होते, रिहैब प्लीज सेंटर्स वीडियो में जाना। वीडियो ऑन कीजिए डॉक्टर रवि, वीडियो। वीडियो है। ऑन हुआ है, ऑन है मेरा ऑन वीडियो। है, ऑन है। मैं पूछ रहा हूँ जो कि हमारी, हाँ जी, जी मैं बिना डॉक्टर साहब बि, आपका, डॉक्टर रवि, मैं केस सुन लिया आपकी बात, मुझे समझ आ गई है जी कि बिना बताए जो दवाई देनी है क्या हम दे सकते हैं, या कोई जी जी दवाई जी है? जी 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 जी, हमारे पास, लेकिन कौन किस केस के लिए देनी यूजली अल्कोहलिक्स के लिए लोग पूछते हैं, है? और हमने अल्कोहल के देखा लिए है देनी है, अल्कोहलिज्म के ओपियाइड्स के लिए। लिए देनी है, कैनाबिस नहीं के लिए देनी है? पहले तो ये क्लियर। सर, एक्चुअली क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक अल्कोहल, रिलेट अल्कोहल के लिए अल्कोहल, अलग मेडिसिन है। जी अल्कोहल के लिए मैं पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा अल्कोहल के लिए ही लोग पूछते हैं। हेलो। जी सर। अल्कोहल के लिए 3-4 मेडिसिन है जो पेशेंट को बिना बताए दी जा सकती है। जी उसमें डमियाना एक मेडिसिन है, मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जी दूसरा क्वेरिकस एसपी दूसरी मेडिसिन है जिसको मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर इंटरकरेंट नक्स वोमिका हम देते हैं, सल्फर देते हैं पेशेंट को बिना बताए। लेकिन पेशेंट को बिना बताए जब हम डिल्यूशन में, जब गोलियों में कोई मेडिसिन देंगे तो पेशेंट पूछेगा ना किस लिए दे रहे हो। तो घर एग्जैक्टली वाले क्या करते हैं, घर वाले जो पानी में भी हमारी मेडिसिन की स्पेसिफिक स्मेल है। जी स्पेरी जो क्वेरिकस मेडिसिन है वो इतनी खट्टी है कि आप एक गिलास में 10 बूंदा डालेंगे तो मरीज कह देगा ये खट्टा पानी क्यों पिला रहे हो मुझे, उसको शक हो जाता है। जी तो बहुत जी जी बहुत सारी चीजों में हमारी मेडिसिन जो है वो फेल हैं। एलोपैथिक में कुछ मेडिसिन है जो उनको बिना बताए खाने में, पीने में, रोटी में, चाय में देते हैं लोग। जी जी लेकिन जी बिना बताए जो मेडिसिन है उसमें क्या है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करती हैं और पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर और वोमिटिंग और दूसरे सिम्टम डेवलप करके इमरजेंसी में पहुंचा देती हैं। जी इसलिए एलोपैथिक में ज्यादातर डॉक्टर पेशेंट की कंसेंट के बगैर दवाई नहीं, जी जी क्योंकि अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो फिर पेशेंट उसमें परेशान, डॉक्टर परेशान हो जाता है। तो वो उनका कंसेंट वाला फार्मूला है। लेकिन आयुर्वेदिक में वही दवाई, आयुर्वेदिक के बहुत सारे डॉक्टर उसी एलोपैथिक दवाई को, जिसको मैंने बताया है कि वो बुप्रीनॉर्फिन एक साल्ट है एलोपैथिक में, उसको बिना बताए उसको खिलाने और वो अच्छा खासा पेशेंट को वो डील करते हैं, अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। लेकिन मेडिसिन वो एलोपैथिक है और जी एलोपैथिक के ज्यादातर डॉक्टर उसको बिना बताए नहीं देना चाहते। जी। अगर पोटेंटाइज मेडिसिन की केवल बात करें, क्योंकि पोटेंटाइज मेडिसिन तो किसी भी रूप में मिला के दी जा सकती, एक बूंद हमने ड्रॉप डाल दिया। मदर टिंचर तो यूजुअली तो बहुत कठिन है, ऐसे पेशेंट जो खुद से ना छोड़ना चाहते हो उनके लिए तो बड़ा कठिन होता है। तो हाँ, पोटेंटाइज मेडिसिन में आपने सल्फर और नहीं, नक्साम का दो दवाइयां बताई हैं। दो दवाई है उसमें, लेकेसिस भी है, एंटी क्रेविंग मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, सिफलाइनम भी है जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि नो सोड्स की बात जी। नोसोड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम आमतौर पे जहाँ पे देखो डॉक्टर साहब, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ कि पेशेंट हमारे पास आएगा, पेशेंट की फैमिली आएगी, उनको एजुकेट करेंगे, उनको इलाज का तरीका बताएंगे, कितने दिन का इलाज है, उसका रिजल्ट क्या है, ये सब तरीके का जो एजुकेशन है वो हम देते हैं। और फिर हम ज्यादातर विश्वास करते हैं आईपीडी पे, जी पेशेंट को दाखिल करते हैं और उसका इलाज करते हैं। हम ओपीडी में हम किसी का इलाज नहीं करते, ना हमारा उसमें कोई जी एक्सपीरियंस है ना। ओपीडी में आप काउंसलिंग कर सकते हो, ओपीडी में फैमिली काउंसलिंग कर सकते हो, ओपीडी में पेशेंट को रेफर कर सकते हो, ओपीसीडी में, ओपीडी में इन्वेस्ट करवा के पेशेंट को दिखा सकते हो कि लीवर में क्या चेंजेस है। ओपीडी जी में अगर एमआरआई दिखाना है तो बाकी नशे में एमआरआई में क्या चेंजेस है वो उसको दिखा सकते हो, एक फियर फैक्टर पैदा कर सकते हो। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हाँ एक्सक्यूज मी सर, एक चीज और पूछनी है। क्या जी जो जी जी। मेडिसिन विड्रॉल करना चाहते हैं, हेलो, हाँ जी, हाँ जी।
जो मेडिसिन विड्रॉल करना चाहते हैं उनको आपने आइसोपैथिकली दवाइयां दी हैं, जिसका उन्होंने सेवन किया है उसी को पोटेंटाइज करके आपने दिया? हमने प्लीज आप कभी नहीं बताइए। अच्छा। किया, कभी नहीं किया सर, आइसोपैथी अच्छा, हमने नहीं किया। और कभी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है जो कि अल्कोहल विड्रॉल में हाँ, काम आई हो? वो सल्फ्यूरिक एसिड सर इस्तेमाल किया, जैसे मैंने क्वेरिकस एसपी बताया, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल किया है। लेकिन वो पेशेंट को दाखिल करके हम उसको 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने चलाते हैं, रेगुलरली चलाते हैं ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड मदर टिंचर। किस ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी अच्छा, हेलो सर। हाँ जी सर। जी, मैं मकसूद हूँ और लाहौर पाकिस्तान बोल रहा हूँ। तो एक तो ये कि आपका बहुत अच्छा रहा लेक्चर, बड़े शुक्रिया, थैंक यू। और मैं राब्ते में आपसे रहूंगा, फोन नंबर आपका ले लिए। और दूसरा ये कि सर अर्जेंटम नाइट्रिकम में जो है टोबैको के हवाले से, तो उसको उसका नहीं आपने मेंशन किया। हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग यहाँ पे निकोटिन पे कम काम करते हैं। निकोटिन में जैसे आपने अर्जेंटम नाइट्रिकम बताई, क्लेडियम मेडिसिन है, नक्सवोमिका मेडिसिन है, ये हम ओपीडी में कुछ लोगों को देते हैं। लेकिन हम आईपीडी में जब बात करते हैं तो हम दूसरे नशे को देखते हुए उनको दवाई करते हैं, निकोटिन पे कम हम एफर्ट डालते हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि आप पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान के जो बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं उनसे भी मेरी अक्सर इस तरीके से सेशन होता रहता है, वेबिनार होता है, जिसमें अच्छा। टॉप के जो एसोसिएशन है पाकिस्तान के, वो हम उनसे बात करते हैं। और मुझे ठीक है। आपसे शेयर करते हुए खुशी मिलती है कि मेरे एक आजकल मेंटर हैं, वो पाकिस्तान के सर्जन है, डॉक्टर जावेद इकबाल। आप जरूर उनको सुना अच्छा। करो। ही इज ए रिटायर्ड जी। सर्जन फ्रॉम बहाबल मेडिकल कॉलेज से है। यस, आई नो, आई लेकिन नो, सुनता जी हूँ मैं जी जी उन्हें। जी जी जी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी दूर से ये अच्छा सेशन अटेंड सर। किया। और जी सर। अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ साथ हम टबैकोम, क्लेडियम, सल्फर, ये सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओपीडी में कुछ लोग आते हैं जो इनकी दवाई लेते हैं। किसी भी अच्छा सर। निकोटिन वाले पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते। अगर वो ठीक है। पेशेंट कहे कि मैंने सिर्फ तंबाकू छोड़ना है, बीड़ी सिगरेट छोड़ना है, तो उनको बड़े नशे वालों के साथ नहीं एडमिट करते, उनको ओपीडी में दवाई देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, डॉक्टर आपका मैं राब्ता भी करवाऊंगा। सदाकत जो है, डॉक्टर सदाकत, लाहौर में, शायद आप जानते हो, वो बहुत इसमें नशे के छुड़ाने के हवाले से बहुत एक्सपर्टी पे काम कर रहे हैं। वो एमबीबीएस एलोपैथी, लेकिन मैंने जी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, और फिर आप चूंकि कर रहे हैं तो फिर हमारा अच्छा हो जाएगा फिर कोऑर्डिनेशन। थैंक यू। मैं डेयर ग्रुप के डॉक्टर प्रोमिला नेहरा को और डॉक्टर संजय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमारे दूसरे कंट्री के लोग भी इस छोटे से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उसमें एक बड़ी संस्था है जो पाकिस्तान में, एक तो 300 संस्थाओं की नेटवर्क है, यंग ब्लड एसोसिएशन उसका नाम है। अच्छा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी। जैसे कई ऐसे हम लोग देखते हैं क्लिनिक्स अरे में आते हैं। हेलो। डॉक्टर चानिया, ये आज के सेशन के आप वो हो। पर मेरा क्वेश्चन भी है सर। बहुत अच्छा सेशन था सर। जी बट मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग देखते हैं, हमारे पास कई बार केसेस लेके आते हैं, मेड्स आती हैं जैसे, तो भाई हमारा जी। पति दारू पी के हमें मारता है, बट वो रिहैब में नहीं भेज सकते उनको, तो उनको हम कैसे समझाएं, कैसे लेकर आए वहां तक? मतलब हम उनका देखो रिहैब साइकोलॉजिकली में कैसे जब उनको समझाएं? वो साइकोलॉजिकली, एक पेशेंट जो बिलिंग नहीं है, हम फेल हैं उसको समझाने में। ओके। पहली बात तो आप तो काउंसलिंग उसकी फैमिली की कर रहे हो, हाँ जी। पेशेंट की तो कर नहीं रहे। तो जो हम्म। फैमिली की काउंसलिंग है वो फैमिली को इंपावर जरूर करेगी कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। लेकिन ठीक है, हाँ जी। पेशेंट जब तक हमारे कांटेक्ट में नहीं आएगा, वहां पे हमारे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उस बिल्कुल, हाँ केस जी। में आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है उस लेडी का। और उसको कैसे वो बताना है कि आप अपने आप को कैसे बता सकते हो। आप कम से कम उनको लीड करो, कनेक्ट करवाओ। जैसे मुझे, ऐसे ही उनको कनेक्ट करवाओ जो हमारा वीमेन सेल है, नंबर 1, ओके। उस एरिया ठीक है। की जो
उस एरिया की जो एनजीओ है वो उस लेडी की हेल्प करेगी, वो एनजीओ उसके ठीक घर है जाएगी और उसको पेशेंट को घर जाके समझाएगी और साथ में लीगल नोटिस भी देगी। ठीक है दिल्ली सर। सरकार का एक डिपार्टमेंट है, हम्म। दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट है विमेन एंड चाइल्ड, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट का नाम है फैमिली काउंसलिंग सेंटर। हाँ जी सर। तो हर एरिया में वो काउंसलिंग सेंटर है, उस काउंसलिंग सेंटर का काम ही ये है ओके कि वो आउट ऑफ कोर्ट जाके फैमिली डिस्प्यूट को समझाए और खास करके जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं उनको हाँ जी इंटरवीन सर। करे। ठीक है सर हाँ, ठीक है। तो फैमिली काउंसलिंग सेंटर का अगर आपका एरिया का मुझे पता होगा तो मैं आपको लिंक करवा दूंगा। वो बहुत ठीक है जी। पावरफुल लोग हैं और पेशेंट को घर जाके समझाते भी हैं, पेशेंट मान जाए तो ठीक है, नहीं तो धमकाते भी हैं, और हम जैसे रिहैब सेंटर अच्छा के साथ लिंक भी करवाते हैं। ठीक है सर। ठीक है। जी। दल बी ग्रेट। पर मेरे पास आपका, आपका आप नंबर है, तीनों अब कुछ चारों होगा डॉक्टरों तो का मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद बताऊंगी। है क्योंकि आप थैंक यू सर। सर आपका जी। थैंक यू, आपके साथ काम करके भी मैं बहुत अच्छा लगा था, और आज वापस सुन के भी बड़ा अच्छा लगा है। हाँ, तो ये हमारा अभी तो सर शुरुआत है, बिल्कुल अभी सही तो बात है। हमने कई सारे। जी। डॉक्टर सोनी। हाँ जी सर, कमाल डॉक्टर है। भरत, ये गुड आपका मेरी इवनिंग, टीम बहुत 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 मेंबर्स हैं। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा चल ये रहा ये तीनों मेरे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने आपका नाम रेफर करा ना मुझे। जी 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 जी। ये तो अच्छा तीनों लगा आपका सेशन। डॉक्टर मैडम आपके, डॉक्टर प्रोमिला, ये तीनों डॉक्टर आपके बहुत बड़े असेट हैं और ये शेरों की तरह हैं तीनों चारों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। सर। सर थैंक जी यू थैंक सर। यू, आपका सेशन बहुत अच्छा था। काफी टाइम लिया, लोगों ने सवाल भी करे, अच्छा लगा, सीखा भी लोगों ने। और जी ये एक हॉट बर्निंग टॉपिक भी है इंडिया का कि जी कैसे हम समझाएं। और डॉक्टर सरन का जो था कि मेड्स ज्यादा दुखी रहते हैं, तो आपने वो भी अच्छा गाइड करा कि आप वुमेन सेल में जाएं, बात करें, गाइड कर सकते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू जी। और सर। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम को लेके जरूर जहाँ पे आए, जिससे आप पर्सनली एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकें। श्योर, डेफिनेटली सर। जिस दिन मैं दिल्ली आऊंगी, मेरे ब्रदर्स हैं वहां पे, जब दिल्ली आऊंगी तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। जी जी जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन।